देखो, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मोरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नोट कर लो, मोरल डेवलपमेंट, बोले नैतिक विकास, नैतिक विकास, उसे मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट क्या होगा? नैतिकता क्या होती है? मोरलिटी क्या होती है? चलो एक मिनट, ये मोरल डेवलपमेंट वाला इसमें पढ़ने क्या क्या है, इसमें ना पता है कितने साइकोलॉजिस्ट ने मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात करी है। तो मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात करी है, एक तो आप लिखोगे नाम कोहलबर्ग का, कोहलबर्ग ने बात करी है, एक नाम लिख दें कोहलबर्ग, मोरल डेवलपमेंट का। दूसरा नाम लिखेंगे अपन कैरोल, कैरोल गिलिगन, कैरोल गिलिगन। तीसरा नाम लिखेंगे अपन जीन पियाजे, जीन पियाजे। चौथा नाम लिखेंगे अपन सिगमंड फ्रॉइड। पांचवा नाम लिखेंगे अपन अल्बर्ट बंदूरा, अल्बर्ट बंदूरा। छठवां नाम लिखेंगे बी एफ स्किनर, बी एफ स्किनर। बोलिए सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट बताते हैं मोरल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हम आगे बात करते हैं कि मोरलिटी होती क्या है। तुम क्या किसे बोलोगे मोरलिटी? व्हाट इज मोरलिटी? क्या किसको बोलते हैं मोरलिटी? यस, मोरलिटी। अब पहले तो हम पढ़ते हैं मोरलिटी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। कुछ ना वर्ड पहले लिख लो, एक वर्ड लिखेंगे मोरलिटी, मोरलिटी। एक वर्ड लिखेंगे मोरल स्टैंडर्ड, मोरल स्टैंडर्ड। एक वर्ड लिख देंगे मोरल रीजनिंग। एक वर्ड लिख देंगे मोरल डायलेमा। इनमें फर्क करना जरूरी होता है। इसको हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में लिख लेना, इसको बोलते हैं नैतिकता, नैतिकता। दूसरा आता है नैतिक मानक। तीसरा आएगा नैतिक तर्कणा, तर्कणा। चौथा आता है नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा। चार शब्दों को पहले एक्सप्लेन करते हैं। मोरलिटी बता सकते हो क्या होता? चलो एक मिनट सुनो, मोरलिटी क्या होता? मोरलिटी होता है कि जब हम हमारे खुद के बिहेवियर या किसी दूसरे के बिहेवियर को जस्टिफाई करने लगे। रुको एक मिनट, एग्जांपल लेते, रुकना, ध्यान देना। यहां क्या है, एक अपन ले लेते हैं, ये कोई चिंटू है और ये है पिंटू, दो बच्चे। एक बिहेवियर बता रहा हूं मैं, व्यवहार बता रहा हूं किसी का। ये चिंटू है और ये पिंटू है। ये पिंटू ने चोरी कर ली। इसने क्या किया है? चोरी करी है। साथ वाले की बैग से इसने क्या किया? चॉकलेट निकाल ली, चोरी कर।
चोरी करना इसका बिहेवियर हो गया। अब ये जो चिंटू है, इस चिंटू ने कहा भी ये चोरी कर रहा है, गलत बात है, तूने गलत किया। समझ में आ गई बात। अब ये चिंटू है, इसमें मैं कहूंगा इसमें मोरलिटी है भाई, इसमें क्या है, मोरलिटी है। कैसी है मोरलिटी? क्योंकि इसने इसके बिहेवियर को जस्टिफाई कर दिया। जस्टिफाई का मतलब समझते हो, आपने किसी के व्यवहार को अच्छा बता दिया, किसी के व्यवहार को बुरा बता दिया। इट मींस आपने आप में आपके पास क्या है, किसी के बिहेवियर को या अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने की क्या है, हाँ समझ है, क्षमता है। ठीक है, अब बात किया कि इसमें मोरलिटी है, इसमें नैतिकता है, इसने इसके बिहेवियर को जस्टिफाई कर। अब मान लो इससे कोई और पर्सन खड़ा था, ये छोटे बच्चे हैं, उसने पूछा यार चिंटू कैसे गलत है ये बात। अब चिंटू क्या कहेगा? अब चिंटू कहेगा कि मेरी मम्मी ने बताया गलत है। चिंटू को खुद को नहीं पता, चिंटू कहेगा कि मेरी मम्मी ने बताया, मेरी मम्मी ने बताया कि ये गलत है चोरी करना। चिंटू को नहीं पता चोरी करना गलत है कि नहीं, चिंटू को ये नहीं पता चोरी होती क्या। समझ में आ गई बात। अब इससे दो बातें क्लियर हुई, एक तो मोरलिटी क्लियर होगी मोरलिटी। समझ में आ गई बात। जब आप अपने व्यवहार को लिख लो मोरलिटी में, जब आप अपने व्यवहार को या दूसरे के व्यवहार को जस्टिफाई कर देते हैं, जस्टिफाई करते हैं, आपने किसी के व्यवहार को सही बता दिया, किसी के व्यवहार को गलत बता दिया, बताते ही है ना, इसमें मोरलिटी है। 0 से लेके 2 साल तक के बच्चे में कोई किसी प्रकार की मोरलिटी नहीं होती। 0 से लेके 2 साल के बच्चे में कोई किसी प्रकार की मोरलिटी देखने को नहीं मिलती है, होती नहीं मोरलिटी 0 से लेके 2 साल के बच्चों। 0 से लेके 2 साल के बच्चे में कोई किसी प्रकार की मोरलिटी नहीं होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब यहां पर इसी एग्जांपल से आप दोबारा डिस्कस करेंगे। एक वर्ड आ गया मोरल स्टैंडर्ड, दूसरा वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब यहां चिंटू से पूछा गया कि चोरी करना गलत कैसे है। चिंटू ने बताया मेरी मम्मी ने कहा है, तो मम्मी की कही गई बात को चिंटू ने मोरल स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया है। मोरल स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया कि नहीं किया? मम्मी ने जो बात कही है वो मोरल स्टैंडर्ड हो गया। क्या सारी उम्र, आप बताओ, क्या सारी उम्र चिंटू इसी मोरल स्टैंडर्ड के सहारे चलेगा? छोटा है तो मम्मी की बात, थोड़ा बड़ा हो गया तो मोरल स्टैंडर्ड क्या हो गए, बदल जाएंगे। थोड़ा और बड़ा हो गया फिर मोरल स्टैंडर्ड बदल। क्या हम इससे प्रूव कर सकते हैं कि मोरल स्टैंडर्ड बदलते रहते हैं? मोरल स्टैंडर्ड बदलते रहेंगे। जो आप बच्चे थे तो आपको क्या था, आपको ये कहा गया मम्मी ने कहा इसलिए गलत है। अब आप मम्मी की बात को नहीं मानते, अब क्या है, आपके खुद के मोरल स्टैंडर्ड डेवलप हो चुके हैं। समझ में आ गई बात। तो लिख लो मोरल स्टैंडर्ड, लिखो जिस लॉजिक से हम किसी चीज को प्रूव करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, लॉजिक हो गया, तर्क हो गया। जिस लॉजिक से हम किसी भी बात को प्रूव जस्टिफाई करते हैं ना, किसी भी व्यवहार को, उसको हम मोरल स्टैंडर्ड बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में क्या था, मम्मी की कही गई बात क्या होगी, मोरल स्टैंडर्ड होगी। अब आगे लिखो मोरल स्टैंडर्ड क्या होते हैं, बदलते रहते हैं उम्र के हिसाब से। लिख लेना ये बात, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मोरल स्टैंडर्ड एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे जैसे एज बदलती जाएगी, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी, मोरल स्टैंडर्ड बदलते जाएंगे। मोरल स्टैंडर्ड आयु के हिसाब से बदलते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर क्या रह गया, दो बातें क्लियर होगी। मोरल स्टैंडर्ड एक जैसे नहीं रहते, स्टेबल नहीं रहेंगे। समझ गया बात, मोरल स्टैंडर्ड बदलते रहेंगे। अब आ गया मोरल रीजनिंग क्या होती है। तो मोरल रीजनिंग होती है कि जब हम किसी के बिहेवियर को लॉजिक लगा के जस्टिफाई कर रहे हैं, सोच के भी ये क्यों गलत है क्यों सही है। रीजनिंग तो यही होगी। रीजनिंग का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक सोल्यूशन करते हैं अपन किसी चीज का। तो हम लॉजिक लगा के मोरल स्टैंडर्ड अप्लाई करके किसी के बिहेवियर को जस्टिफाई कर देते हैं, तो मोरल स्टैंडर्ड हो जाए, मोरल रीजनिंग हो जाती है। मोरल रीजनिंग में ये दोनों चीजें अप्लाई हो जाती है साथ।
मोल रीजनिंग में दोनों चीजें एक साथ अप्लाई हो जाती। मोल स्टैंडर्ड भी अप्लाई कर दिए और बिहेवियर को भी जस्टिफाई कर दिया, मोल रीजनिंग हो। ठीक है, यहां तक जो डिसीजन होता है वो सही गलत का होता है, राइट एंड रॉन्ग का होता है। यहां तक हम क्या डिसीजन करते हैं, राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग की बात करते हैं। यहां भी क्या होगा, राइट एंड रॉन्ग, मोर स्टैंडर्ड तो वही होंगे जो बन गए, यहां भी राइट एंड रॉन्ग की बात होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में भी राइट एंड रॉन्ग करोगे आप, रीजनिंग में भी राइट एंड रॉन्ग करते हैं, सही और गलत का निर्णय लिया जाता है मोरलिटी में और रीजनिंग में। ठीक है, चलें आगे, समझ में आ गई बात। कोई भी नहीं समझ में आया हो, कोई भी दिमाग में डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका एग्जांपल मैं आपके हिसाब से दे सकता हूं। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं ना है इसमें। फिर आ गया मोल डायलेमा, अब आगे करेंगे मोल डायलेमा क्या होता है, बता सकते हो मोल डायलेमा क्या होगा। मोल डायलेमा कैसी दुविधा, नैतिक दुविधा, क्या हो सकता है नैतिक दुविधा, देखो एक बार, कार चलानी आती है अल्पना, कार ड्राइव कर सकती, कौन कार ड्राइव कर लेता है आपने, आती है, चलाने ही नहीं देते। चलो अल्पना ने कार ले ली, टीचर लगते ही कार ले लेगी सबसे पहले। अब कार नई नई कार ली है, चला के घर आ रही है, और घर का रास्ता ऐसे ऐसे रास्ता है, तो एक ये कोना है, इस पे क्या है, कोई बिल्ली खड़ी है, और यहां इधर क्या खड़ी थी, अल्पना की सास खड़ी थी, ये भी देख रही थी, अल्पना देखते हैं कैसे। अब ये देख के कंफ्यूज होगी, सास को देख के, सास इसको देख के कंफ्यूज होगी ये। चल अब बता अल्पना किसको मारेगी। कार किसमें मारेगी, बिल्ली मारेगी या, अभी ब्रेक मारो, मोरलिटी अप्लाई करो, अभी तो ब्रेक मारो, हो गया, समझ में आ गई बात। अब दूसरा इसका पक्ष क्या रहेगा, ब्रेक फेल हो, मान लो ब्रेक फेल होगी, अब बताओ किसको, अब ब्रेक फेल होगी तो दोनों सिचुएशन आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप ब्रेक मार लो, मोरलिटी शो करने का ऑप्शन नहीं, दोनों ही सिचुएशन रोंग है, दोनों सिचुएशन क्या है, रोंग है। जब दोनों सिचुएशन गलत ही लग रहा है, भी दोनों गलत ही, आपको पता है भी ये दोनों गलत काम, और इन दो गलत में से एक गलत को जब आप चूज करते हैं, भाई मैं करूं या न करूं, ये करूं या ये करूं, तो उस समय हम क्या होते हैं, मोरल डायलेमा में होते हैं, मोरल डायलेमा में होते हैं। समझ में आ गई बात, डायलेमा क्या होता है, राइटर। डायलेमा में जो हम बात करते हैं, या तो दोनों जो डिसीजन लेते हैं वो दोनों राइट होते हैं, दोनों राइट होंगे, राइट, दोनों ही राइट है, या दोनों रॉन्ग है। अब ये देखना है कि राइट में से ज्यादा राइट कौन सा है और रॉन्ग में से ज्यादा रॉन्ग कौन सा है, ये बात देखनी होती है, इसको डायलेमा बोलते हैं। डायलेमा का क्वेश्चन आ जाए तो उसके ऑप्शन में कभी भी राइट एंड रॉन्ग का ऑप्शन नहीं चूज करना। डायलेमा का क्वेश्चन आएगा तो आपने हमेशा, अब जैसे और एग्जांपल लिख लो इसके, जैसे इन्होंने बताया, अल्पना ने बताया कि रेड लाइट लगी हुई है और कोई पेशेंट है, आपकी मदर है या कोई भी है जिसको आप लेके जा रहे हो, अब आप रेड लाइट मतलब 1 सेकंड का भी टाइम आपके लिए नहीं है, तो आप क्या करोगे, रेड लाइट को तोड़ के चले जाओगे। अब यहां पर क्या हुआ कि रेड लाइट को तोड़ना भी कानूनी तौर पर गलत है, और जो पेशेंट है उसको अगर आप रुक जाते हो तो हो सकता है उसकी जान को खतरा हो जाए, दो गलत है, दोनों ही काम गलत है।
तो दोनों में से फिर आप डायलेमा में आ गए और उस सिचुएशन को आपने क्या कर लिया, समझ में आ गई बात, ब्रेक कर दिया। तो जब दो सिचुएशन, मान लो कोई पर्सन है तो उसका बच्चा बीमार है, उसके पास पैसा नहीं है, और वो पैसा नहीं है तो वो क्या करता है, उसके पास ऑप्शन है कि चोरी करके, दवाई चोरी करके दिला दे। तो क्या करेंगे, चोरी करना भी गलत है और बच्चे को मरने देना भी गलत है। तो यहां क्या होता है, डायलेमा में आ जाते हैं, डायलेमा बोलते हैं उसको। समझ में आ गया डायलेमा, क्लियर होगी बात। हाँ जी, किस कौन से वाले ऑप्शन में, राइट एंड रॉन्ग पे नहीं करना, दोनों सिचुएशन या तो एक जैसी सिचुएशन होती है, उसमें से हमने चूज करना होता है, दोनों राइट सिचुएशन है या दोनों रॉन्ग सिचुएशन, या तो दोनों राइट सिचुएशन है या दोनों रॉन्ग सिचुएशन है। कभी भी राइट एंड रॉन्ग की सिचुएशन होगी तो या तो मोरल रीजनिंग में जाएगा या मोरलिटी में जाएगा। जो क्वेश्चन है या तो मोरलिटी का होगा या रीजनिंग का होगा। डायलेमा में या तो सिचुएशन क्या होगी, दोनों ही राइट होगी, दोनों ही आपने करना होगा, या क्या होता है, क्या होगा, दोनों रॉन्ग हो। जैसे जैसे सपोज आप जो तैयारी कर रहे हो, अब आप क्या करते हो कि तैयारी करो, टीजीटी और पीजीटी दोनों लग जाते हैं, दोनों पेपर दिए, टीजीटी भी लगे पीजीटी भी लगे, पीजीटी दूर मिल रही थी, टीजीटी नजदीक मिल रही थी। अब आप डायलेमा में आगे कि नहीं आगे। अब आप सोच रहे हो कि पीजीटी लग जाऊं यार, टीजीटी लग जाऊं, तो पीजीटी लग जाऊं दूर जाना पड़ेगा घर से, टीजीटी लग जाऊं तो नजदीक है। तो उस समय सिचुएशन में एक क्या होता है डायलेमा, सबसे बड़ा डायलेमा क्या होता है जब हम शादी में जाते हैं। शादी का कार्ड आता है तो जिस दिन शादी होती है वो हमें याद पता ही होता है, तो सुबह चाय मुश्किल से पीते हैं और जब शादी जाएंगे तो वहां पर फिर क्या हुआ, भूख लगी होती है हमें बहुत ज्यादा। अब वहां ये होता है कि क्या खाऊं और क्या छोड़ू, डायलेमा में आ गया। तो ये डायलेमा है। डायलेमा क्लियर हो गया बात। डायलेमा की मोरल, डायलेमा की अप्रोच, जो डायलेमा की अप्रोच होती है ना मोरल डायलेमा, उसकी अप्रोच मोरल होती है, नैतिक होती है। तो ये बातें क्लियर होगी चारों। फिर हम बात करेंगे जो मोरलिटी है ना, इसको एक्सप्लेन किसने किया था, तो फिलोसफर्स ने एक्सप्लेन किया था सबसे पहले। फिलोसफर्स ने एक्सप्लेन किया था, दर्शन शास्त्रियों ने मोरलिटी को, दर्शन शास्त्रियों ने एक्सप्लेन किया था, दर्शन शास्त्रियों ने एक्सप्लेन किया था, दार्शनिकों ने, फिलोसफर्स। क्योंकि विषय जो सब्जेक्ट है ये फिलोसफी का ही। तो इसमें कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं, आप दो तीन वर्ड लिख लो। एक तो लिखोगे, एक है सेंट एगस्टाइन है, सेंट एगस्टाइन है, एगस्टाइन। इसने मोरलिटी के बारे में क्या कहा है, भी मोरलिटी कैसे डेवलप होती है बच्चे में। तो सेंट एगस्टाइन थ्योरी देता है डॉक्ट्राइन ऑफ सिन, डॉक्ट्राइन ऑफ सिन, इसको बोलते हैं पाप का सिद्धांत, पाप का सिद्धांत, पाप का सिद्धांत। अब ये बाइबल में भी लिखा हुआ है। ये कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बुरे गुण लेके पैदा होता है, जन्म से बच्चा बुरा होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ सिन क्या कह रहा है, सिन का मतलब पाप बोलते हैं या सिन का मतलब बुरा बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो इनिशियली जब बाय बर्थ बच्चा बुरा ही होता है, जब बड़ा होता है सिविलाइज लोगों के टच में आता है, दूसरे लोगों के टच में आता है तो वो अच्छा बन जाता है। बस ये कहानी डॉक्ट्राइन ऑफ सिन। फिर दूसरी जो थ्योरी आती है इसमें, वो आती है जॉन लॉक की, जॉन लॉक। जॉन लॉक बच्चे को कहते हैं टेबुला रासा, टेबुला रासा। ये टेबुला रासा एक बार डी ट्रिपल एस बी में आ गया था। डी ट्रिपल एस बी में ना एक पेपर सीधा साइकोलॉजी का होता है। डी ट्रिपल एस बी का अगर पेपर देना चाहते हो आप, या केवीएस का पेपर देना चाहते हो, तो साइकोलॉजी का सीधा पेपर होता है जिसमें 100 नंबर की साइकोलॉजी आती है। हाँ जेबीटी में नहीं, उसमें टीजीटी वाले में भी कुछ क्वेश्चंस आते होंगे, टीजीटी में कम आती है। हाँ जेबीटी में सीधा एक पेपर। अब उसमें 2-3 बार आ गया है टेबुला रासा, तो इसलिए टेबुला रासा हरियाणा वालों ने दे दिया था एक बार शायद पेपर में। तो टेबुला रासा का मतलब होता है कि बच्चा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल।
नाइन तो अच्छा होता और ना ही बुरा होता। ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक पेपर, बच्चा कोरा कागज होता है, कोरी स्लेट होता है। जिस तरह के लोगों के टच में आएगा, जिस तरह के लोगों के संपर्क में आएगा, वैसे ही क्या हो जाए उसमें, उस तरह के जो गुण है वो विकसित हो जाए। तो जॉन लोक वाला अच्छा। फिर एक थ्योरी आ जाती है रूसो की। रूसोस, रूसो बोलते हैं अपन इसकी थ्योरी है, ये कहता है इनेट प्योरिटी, इनेट प्योरिटी, जन्मजात शुद्धता। अभी कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें क्या होता है, अच्छी गुण लेके पैदा होता है, यानी कि प्योर होता है, जन्म से उसमें अच्छे गुण होते। फिर कहते हैं बुरे कहां से आए, तो बुरे बुरे लोगों के टच में आ गए, जैसे लोगों के टच में जाएगा वैसे। ये फिलोसफर्स है जिन्होंने अपनी बात कही है। कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए अपन इसको डिस्कस कर। चले आगे, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट आ गया, चले आगे। फिर आ गया कि जो आधुनिक विचारधारा है ना मोरलिटी की, जो मॉडर्न विचारधारा, उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोरलिटी का जो डेवलपमेंट है उसमें तीन कंपोनेंट काम करते हैं। एक कंपोनेंट क्या है, मोरल डेवलपमेंट में, बच्चों के नैतिक विकास में जो कंपोनेंट काम करते हैं, कुछ लोग मोरलिटी को कोग्निटिव, कोग्निटिव, कोग्निटिव समझते हो क्या होता है, कॉग्निटिव कंपोनेंट से डिफाइन करते हैं। कॉग्निटिव का मतलब हो गया संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक कंपोनेंट से डिफाइन करते हैं, संज्ञानात्मक घटक या तत्व कहते हैं। कुछ लोग मोरलिटी को इमोशनल फैक्टर से, इमोशनल कंपोनेंट से, इमोशनल कंपोनेंट से डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं संवेगात्मक तत्व, संवेगात्मक तत्व। कुछ लोग बिहेवियरल कंपोनेंट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बिहेवियरल कंपोनेंट। जो साइकोलॉजिस्ट लिखे ना अपन, इसमें ये सारे लिखे व्यवहार, व्यवहारगत जो तत्व होता है, व्यवहार तत्व से डिफाइन। तो एक बच्चे में नैतिकता का विकास कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, तीन कंपोनेंट को अलग अलग। कोग्निटिव कंपोनेंट वाले पता है क्या करते हैं, कॉग्निशन का मतलब होता है समझ। ये कहता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे समझ आएगी, उसको अच्छे बुरे का पता लग जाएगा। सिंपल बात, अच्छा क्या है बुरा क्या है वो आपकी समझ पर आधारित होता है, आपके दिमाग पर आधारित होता है। आप बड़े होगे, एक बच्चा छोटा होता है, उसको समझ नहीं होती, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता, उसका दिमाग का विकास नहीं होता। जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके दिमाग का विकास हो जाता है, उसको अच्छे और बुरे का पता लग जाता है और वो उसी तरह से बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, अब कोग्निटिव जो कंपोनेंट, ये कोग्निटिव कंपोनेंट है, उसमें जो साइकोलॉजिस्ट है वो जीन पियाजे करोगे मेन, क्योंकि जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, तो ये जीन पियाजे है। दूसरा साइकोलॉजिस्ट क्या होगा इसमें, दूसरा नाम लिख दो, कोहलबर्ग। कोलबर्ग, जो कोलबर्ग है ना, कोहलबर्ग, कोलबर्ग भी इसी में आएगा, दोनों इसी में। इमोशनल कंपोनेंट से मोरलिटी को डिफाइन करता है सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। इमोशनल कंपोनेंट से मोरलिटी को डिफाइन करने की कोशिश सिगमंड फ्राइड करता है। और कौन करता है, एरिक एरिक्सन भी करता है। एरिक एरिक्सन नाम लिखवाया क्या मैंने, एरिक एरिक्सन भी करेगा। और कौन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कैरोल गिलिगन, कैरोल गिलिगन भी करेगा। तीन नाम लिख लो, कैरोल गिलिगन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैरोल गिलिगन भी इस चीज को डिफाइन करती है, कैसे, इमोशनल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट से मॉरलिटी को डिफाइन करते हैं, कौन कौन डिफाइन करेगा, तो आप लिखना नाम इसमें, एक लिखोगे यस, बी एफ स्किनर, बी एफ स्किनर, और एक कर लोगे अल्बर्ट बंदूरा, अल्बर्ट बंदूरा, ये नाम।
ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे क्या कहना चाह रहे हैं, जो मैं बात बता रहा हूं, देखो दिमाग के अंदर कंटिन्यूटी बननी चाहिए। देखो पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप क्लास में बैठ के आप किताब में बैठ लेके पढ़ने लग गए। किताब से आप चाहे साल पढ़ते हो, 10 साल पढ़ लो, 10 साल भी पढ़ लो तो भी कोई फर्क नहीं। पेपर पास रिजल्ट कब रहेगा आपका, रिजल्ट तब रहता है जब हमारे दिमाग में कंटिन्यूटी बनती है, हमारे दिमाग में जो चीज पढ़ रही है उसकी इमेजिनेशन बन रही है, उसकी फोटोएं आ रही है हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में वो एक ही चीज क्लियर हो रही है। अदरवाइज तो आप जो साल पढ़ लो, 10 साल पढ़ लो, 20 साल पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ठीक है, समझ में आ गया। हमने कहां से स्टार्ट किया, मोरलिटी से स्टार्ट किया, फिर हमने 4 कंपोनेंट पढ़े भी, 4 कंपोनेंट वो बात, फिर मोरलिटी का फिलोसफी के हिसाब से डिफाइन किया, फिर अपने क्या किया कि मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है, तो अपने 4 भाग में बांट लिया। अब ये क्या सकते हो, अब आप कहोगे जी हमें क्या जरूरत है, तो आपको आ गया कि सिगमंड फ्राइड नैतिक विकास को, सिगमंड फ्राइड का नैतिक विकास निम्न में से किस पर आधारित है, कॉग्निटिव कंपोनेंट पे, इमोशंस पे या बिहेवियर पे, तो आप बता सकते हो इमोशंस। कैरोल गिलिगन का जो है मोरल डेवलपमेंट किस पे आधारित है, तो आप क्या करोगे, इमोशनल पे। कोलबर्ग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस पे आधारित, तो आप करोगे कॉग्निशन पे आधारित। कोलबर्ग का कॉग्निशन पे आधारित क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो चलिए आगे, तो अब हम बात करेंगे क्या क्या पढ़ना था, क्या नाम है इसका, कोलबर्ग पढ़ा दूं, कोलबर्ग पढ़ते हैं, चलो कोलबर्ग पढ़ते हैं। क्या टाइम हो गया, बहुत है, इतना करवाऊं, कैरोल गिलिगन करवा देता हूं मैं, छोटा है टॉपिक हो देगा। कैरोल गिलिगन, ये कर, कैरोल गिलिगन की एक्चुअल में जो थ्योरी थी ना, वो कोलबर्ग की अपोजिट थ्योरी थी। जो कोलबर्ग है वो बताता है, कोलबर्ग ने हिंज डायलेमा नाम से ना, हिंज HINTZ, हिंज डायलेमा नाम से अपनी जो थ्योरी है उसको प्रूव करने की कोशिश करी। हिंज इसने क्या लिया, हिंज क्या था, हिंज इसने एक काल्पनिक पात्र लिया। हिंज एक काल्पनिक पात्र है, काल्पनिक पात्र है, और हिंज को क्या करता है, अलग अलग सिचुएशन में रखता है, डायलेमा में रखता है अपनी थ्योरी को प्रूव करने की। हिंज को क्या है, अलग अलग सिचुएशन में रखता है, डायलेमा में रखता है। तो कोलबर्ग की थ्योरी की जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि ये थ्योरी सिर्फ मेल डोमिनेट थी, मेल डोमिनेंट थ्योरी थी। इसमें मेल डोमिनेंसी देखने को मिलती है। मैं क्या है, क्या बोलोगे इसको, पुरुष प्रधान सिद्धांत है, पुरुष प्रधान सिद्धांत कह सकते हो। इसमें क्या किया गया, जेंडर बायसनेस की गई है। जेंडर बायसनेस और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दो अलग अलग वर्ड है, इसको मिक्सअप ना कर देना। ऐसे वर्ड मिलेंगे आप पेपर में मिलेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर बायसनेस, बच्चे क्या करते मिक्सअप कर देते हैं उस चीज को। तो यहां इसने जेंडर बायसनेस करी। जेंडर बायसनेस का मतलब हो जाता है कि इसने मेल और फीमेल में डिफरेंस किया। जब आप आदमी और औरत के साथ क्या करते हो, भेदभाव करते हो, लड़के और लड़की के साथ भेदभाव करते हो, तो उस समय क्या होता है, जेंडर बायसनेस। 3 वर्ड लिख लो एक बार, जेंडर बायसनेस, जेंडर सेंसिटिविटी और एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। एक बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको, लैंगिक पक्षपात। लिखोगे, 1 मिनट रुको मैं लिखता हूं, हिंदी में लिखो। एक आ जाएगा लैंगिक पक्षपात, पक्षपात इसको बोलते हैं अपन जेंडर बायसनेस। एक आएगा लैंगिक रूढ़िवादिता, इसको बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। और एक बोलेंगे लैंगिक
संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, इसको बोलते हैं हम जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी। ये तीन शब्द मिक्सअप हो सकते हैं, तो इसको ध्यान रखें। लैंगिक पक्षपात का मतलब क्या होता है? लैंगिक पक्षपात का मतलब ये होता है कि जब हम लड़के लड़की में, मेल फीमेल में, आदमी औरत में किसी तरह का भेदभाव करते हैं। अब एक बात सुनो, जब ये भेदभाव किया जाता है तो इसमें जो औरत है, जो लड़की है, जो गर्ल है, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। कहने का मतलब, जैसे आपके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है, तो आप जो कोई भी खाने के लिए चीज लेके, तो लड़के को ज्यादा दे रहे हो, लड़की को कम दे रहे हो, तो जेंडर आप क्या करो, जेंडर बायसनेस कर। जब आप बच्चों को कपड़े दिलाने के लिए लेके जाते हो, तो लड़की को सस्ते कपड़े दिला रहे हो, लड़के को महंगे कपड़े दिला रहे हो, तो वो जेंडर बायसनेस। स्कूल में पढ़ाने की बात होती है, तो आप स्कूल में बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, लड़की को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हो, तो इट मींस ये जेंडर बायसनेस। जेंडर बायसनेस की अप्रोच ये होती है, जेंडर बायसनेस का मतलब कहने का ये होगा कि इसमें लड़की के साथ, फीमेल के साथ, औरतों के साथ थोड़ा व्यवहार है वो अच्छा नहीं किया जाता, ये इसे जेंडर बायसनेस। फिर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग वर्ड होता है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एक रूढ़िवादी सोच होती है जो परंपरागत तौर पे चली आ रही है, परंपरागत तौर पे पहले से, पुराने टाइमों से चली आ रही है। अब हमारे यहां क्या होता है भी, आप जींस पहन लो, बाल कटवा लो, बाल छोटे छोटे ऐसे बाल कर लो, आप गांव में चले जाओ, क्या बोलेंगे लोग? हाँ, अब वहां जो लोगों की सोच है, अब देखो कहीं भी किसी भी किताब में, किसी भी नियम में, कहीं भी प्रकृति ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमने लड़कियों ने ऐसा पहना हुआ, ऐसा गेटअप होना चाहिए लड़कियों का, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई वो सिस्टम नहीं। ये हमारी सोच ने बना, ये सामाजिक संरचना है जो आप पहनते हैं, जो आपका गेटअप है, हमारा मतलब लड़के का, आदमी का गेटअप है, वो सामाजिक संरचना है ऐसा। तो ये हमारी सोच से पैदा हुई चीजें हैं। अब इसमें क्या होगा, अभी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में क्या होगा, अब आप यूं कहो कि एक कोई भी सोसाइटी है, लड़की अगर पढ़ने के लिए कॉलेज जा रही है, तो लोग उसको कह रहे हैं कि पढ़ना नहीं चाहिए इसको, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग आधारित उसकी सोच। मान लो किसी लड़की ने जींस पहन ली, तो लोग उसको कह रहे हैं भी नहीं, जींस पहनना अच्छी बात नहीं है, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग सोच है। समझ में आ? अगर किसी लड़की ने बाल कटवा लिए, बाल स्ट्रेट करवा लिए, तो कहेंगे कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग अच्छा नहीं बता रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग सोच। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग सोच रूढ़िवादी सोच होती है। जैसे मान लो किसी परिवार में, किसी गांव में, किसी एरिया के अंदर घूंघट निकालने का रिवाज है, और अगर कोई लड़की या कोई जो बहू है वो घूंघट नहीं निकाल रही और उसको बुरा बताया जा रहा है, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप। समझ में आ गई बात, जेंडर स्टीरियो। अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का पता लग गया होगा आपको, इसमें अच्छे बुरे का कुछ नहीं, अच्छा भी हो बुरा भी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आगे लिखे जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी में भी आदमी और औरत के साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन इसमें वो जो भेदभाव होता है औरत के पक्ष में होता है। जेंडर सेंसिटिविटी, जो भेदभाव होगा वो औरत के, लड़की के पक्ष में होगा। मान लो क्लास में एक मैडम जो है वो क्या कर रही है, लड़कियों को थोड़ा प्रोटेक्ट करती है, लड़कियों को कुछ कम होमवर्क दे रही है या कुछ ऐसा, तो जहां पर भेदभाव हो रहा है वो लड़कियों के पक्ष में होता है, उसको जेंडर सेंसिटिविटी बोलते हैं, लैंगिक संवेदनशीलता। जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे देश में, हमारी इस दुनिया में जो फीमेल है उसको क्या है, एक मतलब मेल की बजाय कमजोर माना जाता है, और जिसमें उसका पक्ष लिया जाता है, कमजोर पक्ष को लिया जाता है, तो उसको जेंडर सेंसिटिविटी बोलते। समझ में आ गई बात? तो ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी क्या थी, मेल डोमिनेट थ्योरी थी। इसमें जेंडर बायसनेस किया गया, सिर्फ औरतों की, मतलब मर्दों की मोरलिटी की बात करेगी थी, औरतों की मोरलिटी की बात नहीं करी। तो अब क्या हुआ, अब आई कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन कहते भी ये जो बात बताई है ना, किसने, कोलबर्ग ने, ये कहता गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि औरतों में मोरलिटी नहीं, उसने तो बता दिया कि औरतों में, मर्दों में मोरलिटी होती है। कोलबर्ग ने बताया कि मर्दों में मोरलिटी होगी, औरतों में मोरलिटी नहीं होती। इसने एक बुक लिखी, डिफरेंट वॉइस, डिफरेंट वॉइस बुक का नाम, कैरोल गिलिगन।
ये जरूरी है बुक, वैसे तो मैं बुक के नाम करवाता नहीं। डिफरेंट वॉइस में ये बताती है कि दो तरह की मोरलिटी है दुनिया के अंदर। डिफरेंट वॉइस बुक का नाम, डिफरेंट वॉइस बुक है किसकी, कैरोल गिलिगन की। ये कहती है कि मोरलिटी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक इसने बताया एथिक ऑफ केयर, एक बताया इसने एथिक ऑफ जस्टिस। एथिक ऑफ जस्टिस, ये कहता है दो प्रकार की मोरलिटी होती है, एथिक ऑफ केयर और एथिक ऑफ जस्टिस टाइप। अब ये कहता है कि जो कोलबर्ग है, इसको बोलते हैं न्याय की नैतिकता। न्याय की नैतिकता, इसको हम बोलते हैं देखभाल की नैतिकता। देखभाल की नैतिकता। अब ये कह रही है कि जो औरतों में मोरलिटी पाई जाती है फीमेल के अंदर, वो इस टाइप की मोरलिटी होती है, केयर टाइप की। और जो कोलबर्ग बता रहा है ना मोरलिटी, वो भी गलत नहीं है, इसने गलत नहीं बताया कोलबर्ग को। ये कहता है कोलबर्ग जो बता रहा है वो जस्टिस टाइप की मोरलिटी है, ये मेल में पाई जाती है। क्वेश्चन बनेंगे ना, क्वेश्चन बनेंगे, मतलब बनेंगे कहां से क्वेश्चन, बताओ, इससे अलावा कहां से बनाएगा क्वेश्चन, कितना डीप से पढ़ रहे हैं। अब कोलबर्ग की इथिक ऑफ केयर, इथिक ऑफ जस्टिस, कोलबर्ग जो मर्दों में मोरलिटी बता रहा है किस टाइप की मोरलिटी है कैरोल गिलिगन के अकॉर्डिंग। तो चलो अब इसमें फर्क क्या होता है। ये कहता है जस्टिस टाइप की मोरलिटी है, इसको इसके ना यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होता है नापने के लिए, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होगा नापने के लिए। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड का मतलब है भी जैसे कुछ मानक हैं, कुछ नियम हैं जिसके द्वारा इसको चेक किया जा सकता है, इसको जांच किया जा सकता है। भाई जैसे सच्चाई हो गया, नैतिकता, दयालुता हो गया, वगैरह वगैरह, कुछ भी नियम, कुछ गुण होंगे जिसको देख के हम बता सकते हैं भी ये आदमी नैतिक है और ये आदमी नैतिक नहीं है। ठीक है। अब आ गया कि केयर टाइप की जो देखभाल की नैतिकता, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसको नापने का कोई हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं, इसको नापने का कोई पैरामीटर नहीं है। तो औरतों में जो नैतिकता है वो देखभाल टाइप की नैतिकता है, और मर्दों में जो नैतिकता है वो क्या होगी, जस्टिस टाइप। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर बहुत है आज इतना, बस आज इतना ही करेंगे, बाकी इसको कल करेंगे, थोड़ा सा ना कल दोनों कंप्लीट कर देंगे। हाँ जी, करा दूं, चलो करो फिर, कंप्लीट करवा देता हूँ, 15 मिनट में कंप्लीट करवा दूंगा। चलो अब फिर क्या कहती है, तीन तरह की नैतिकता, बस थोड़ा सा रह गया तो कंप्लीट हो गई, जितनी अपन बात करी है कंप्लीट हो गई। ये कहता है कि जो नैतिकता है उसके तीन क्या होंगे लेवल। एक तो होता है कन्वेंशनल लेवल की नैतिकता, कन्वेंशनल लेवल। एक होता है प्री कन्वेंशनल लेवल, यही कोलबर्ग बताता है, प्री कन्वेंशनल लेवल। और एक क्या होगा, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये तीन लेवल बता रहा, ये कहते तीन प्रकार की जो नैतिकता तीन डेवलप होती है, तीन स्टेजेस बता सकते हो, तीन लेवल बता सकते हो, तीन स्टेजेस कह सकते हो। अब आप करोगे प्री कन्वेंशन लेवल में आपने लिखना है केयर फॉर सेल्फ, केयर फॉर सेल्फ की बात करी जाएगी, खुद की देखभाल। कन्वेंशन लेवल में क्या होगा, केयर फॉर अदर्स की बात करी जाएगी। पोस्ट कन्वेंशन में क्या होगा, केयर फॉर सेल्फ एंड अदर्स, दोनों आए। केयर फॉर सेल्फ एंड अदर्स दोनों आ जाए। ठीक है, समझ में आ गई कहानी।
अब ये क्या कह रहा है, एक बार देखो इसको, थोड़ा समझने वाली बात है। ये कह रहा है कि जो कोलबर्ग बात करता है ना, कोलबर्ग कहता है कि पहले बच्चा, छोटा बच्चा इस लेवल पे होगा, फिर इस लेवल पे जाएगा और फिर इस लेवल पे जाएगा। कोलबर्ग पता क्या कहते हैं, कोलबर्ग की भी सेम लेवल, हाँ उसकी 6 स्टेज, कोलबर्ग की 6 स्टेज, इसकी 6 नहीं है, इसने 3 लेवल बता दी। ये कोलबर्ग कह रहा है कि बच्चा पहले यहां पर होगा, फिर यहां से यहां जाएगा, और ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है। कोलबर्ग का जो पैटर्न है ना, वर्ड लिखते रहना बीच। कोलबर्ग कहता है कि नैतिक विकास का, मोरल डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है कि चाहे बच्चा इंडिया का है, चाहे अमेरिका का, चाहे कनाडा का है, वो पहले प्री कन्वेंशनल में होगा, फिर कन्वेंशनल में होगा, फिर उसके बाद में पोस्ट कन्वेंशनल में जाएगा। उम्र के हिसाब से नैतिकता बदलती जाएगी, उम्र के हिसाब से नैतिकता का विकास हो, उम्र के हिसाब से बच्चे को समझ आएगी। ये कोलबर्ग कह रहा है। अब ये गिलिगन पता क्या करेगी, गिलिगन कह रही है कि इसमें ना उम्र का कोई लेना देना नहीं है। एक तो बात, एज फैक्टर को मायने नहीं है, एज का कोई मतलब नहीं। ये कहती जो स्टेजेस है ना, ये लेवल है, इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है। छोटा बच्चा हो सकता, इस लेवल पे भी हो सकता, पैदा जो 5-7 साल की कोई बच्ची इस लेवल पे भी हो सकता है कोई 20 साल 40 साल का कोई लड़की है, वो इस लेवल पे भी हो सकती। तो एक तो ये इसने बताया कि इसका कोई सीक्वेंस नहीं होगा, मोरल डेवलपमेंट का कोई सीक्वेंस होगा। एक मिनट पहले रुक जाओ, एक बार एग्जांपल समझते हैं, रुको, इस चीज को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं अपन। अब एग्जांपल क्या लिया अपन ने, मान लो कि एक कोई 3 लड़कियां हैं, ये 3 लड़कियां, तीनों की उम्र लगा लो 25 से 30 साल के बिचारे। ये तीनों, ये ए लड़की है, यस, ये जो लड़की है ये बी कर लेते हैं, बी लड़की है, ये अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए गई हुई है। ये अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए गई हुई, ठीक है। चलो, ये ए है, बी है और ये सी है। तीनों की उम्र एक ही रख लेते हैं, 30 साल रख लेते हैं, 30 साल 25 साल कोई भी आप रखना है। क्या रखो उम्र, क्या रखो तीनों की, 30 रख लेते, 30 साल उम्र, तीनों 30-30 साल की है। अब ये कह रहा है कि देखो इसमें मैं तीनों को, जो तीनों लेवल है ना, तीनों को फिट कर दूंगा, तीनों में ही फिट कर दे। ए लेवल बढ़े। अब इनको ना क्या है, हस्बैंड वाइफ दोनों घूमने के लिए गए, कहीं भी घूमने, और इनको भूख लगी हुई थी बहुत ज्यादा, दोनों को भूख लगी हुई, पिज्जा मंगवा लिया इन्होंने। पिज्जा में 4 स्लाइस आती, 4 ही आती है। पिज्जा मंगवा के, चलो जो इसका घरवाला है वो पिज्जा रख के चला गया, मैं कोल्ड ड्रिंक ले आता हूं। जितने तक आया इसने पिज्जा सारा निमेट दिया, पिज्जा सारा खा गई। क्या हुआ, केयर फॉर सेल्फ, समझ में आ गया होगा, केयर फॉर सेल्फ। उम्र कितनी है, 30 साल। केयर फॉर सेल्फ कौन से लेवल पे आ गई, प्री कन्वेंशनल लेवल पे आ गई। 30 साल की एक लड़की प्री कन्वेंशनल लेवल पे आ गई। दूसरा बात करोगे, यहां पर जो सेम कहानी होती है, इसका घरवाला पिज्जा लेके आता है और ये क्या करती है, ये आधा पिज्जा खा लेती है और आधा इसके लिए छोड़ देती है। ये किस में आएगी, केयर फॉर सेल्फ, केयर फॉर सेल्फ भी आ जाएगा और अदर्स भी आ जाएगा, दोनों। ये 3rd स्टेज में पोस्ट कन्वेंशनल, एक ही उम्र की जो लड़की है, एक लड़की प्री कन्वेंशनल में आ गई और एक लड़की क्या होगी, पोस्ट कन्वेंशनल। अब ये क्या करती है, ये आती है, ये पिज्जा क्या करती है, पिज्जा खाती नहीं, टच नहीं। ये इसका घरवाला जब पिज्जा खा लेता है तो बचेगा तो खाएगी, अदरवाइज नहीं। ये क्या हो गया, ओनली केयर फॉर अदर्स, केयर फॉर अदर्स, दूसरों की देखभाल करना। तो ये किस में आ गई, कन्वेंशनल स्टेज में आ गई। तो इसने देखभाल के आधार पर जो हम
जो लेडीज है, लड़कियां हैं, माताएं बहनें, वो दूसरों की केयर कर रही है, उसको नैतिकता पता है। और ये कह रहा है कि इसको नापने का कोई पैरामीटर नहीं है भी आप दूसरे के लिए कितना सैक्रिफाई कर रहे हो, इसका कोई पैरामीटर थोड़ी है। माँ जो होती है, माँ गिल्ली जगह पे, सुना होगा आपने, गिल्ली जगह पे सो जाती है सर्दियों के दिनों में, और बच्चे को सूखी जगह पे सुलाती है, मतलब है। तो वो जो पैरामीटर है, उसको, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, उसके लिए कोई कीमत नहीं है, उसके लिए कोई पैरामीटर बना ही नहीं सकता। तो ये जो नैतिकता की बात कर रही है, इस तरीके से नैतिकता देखभाल के हिसाब से, केयर के हिसाब। अब आपने देख लिया कि उम्र का कोई पैरामीटर नहीं है इसमें, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस नहीं ना है। अब एक मिनट बात सुनो, अब इसी का एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूं। एक ये बच्ची है जिसकी उम्र 5 साल है, एक बच्ची जिसकी उम्र 5 साल है, 5 ईयर की बच्ची, और इसका भाई है 2 साल का। इसको चॉकलेट लाके दी जाती है, इसको भी चॉकलेट लाके दी और इसको भी चॉकलेट लाके दी। बच्ची ने अपनी चॉकलेट भाई को दी, बच्ची ने चॉकलेट भाई को दे दी, केयर फॉर। बच्ची, छोटी सी बच्ची है, 5 साल की, छोटे भाई को गोदी में उठा के चल रही, इसकी केयर कर रही है, केयर फॉर अदर। कन्वेंशनल में सीधा आ गया, ये प्री कन्वेंशनल से नहीं स्टार्ट। जनरली बच्चा प्री कन्वेंशनल से स्टार्ट होता है, लेकिन ये सीधी इसमें आ गई। तो ये कह रही है कि एज का इसमें कोई मायना नहीं है, और ना ही सीक्वेंस है कोई मोरलिटी के डेवलपमेंट का। समझ में आ गई बात, कहानी समझ में आ गई। जो मेन थीम है ना, वो इनका कंक्लूजन यही निकलता है। तो अब आप लिख लो क्या करेंगे आप कि 3 तरह की स्टेजेस। समझ में आ गया वो कहानी। ये कहता है 3 स्टेजेस होती है, लेकिन इन स्टेजेस का, इन लेवल का कोई सीक्वेंस नहीं है, क्रम नहीं है। एक बच्चा कन्वेंशनल में हो सकता है सीधा, वैसे जनरली बच्चा किस में होता है, प्री कन्वेंशनल में होता है सामान्यतः, लेकिन इसमें भी हो सकता है बच्चा, इसमें भी हो सकता है बच्चा। मान लो एक बच्ची 5 साल की, आधी खुद चॉकलेट खा लेती, आधी अपने भाई को दे रही है, तो वो इसमें आ जाएगी सीधी। ठीक है कि नहीं। तो एक तो क्रम नहीं होगा नैतिक विकास का, कोई भी सीक्वेंस नहीं होगा, और एक नैतिक विकास उम्र के हिसाब से नहीं होता। और औरतों में जो नैतिकता पाई जाएगी वो इथिक ऑफ केयर टाइप की हो। मर्दों वाली नैतिकता को इसने अलग कर दिया। ठीक है। कोलबर्ग किस बात पे फोकस करता है, वो कहता है औरत मर्दों में जो नैतिकता पाई जाती है उसका एक सीक्वेंस होगा, उसका एक क्रम होगा। बच्चा पहले इस स्टेज में होगा, फिर इसके बाद में इस स्टेज में आएगा, और ये जो स्टेजेस में, स्टेजेस को बच्चा पार कर रहा है वो उम्र के हिसाब से पार करेगा। और ये जो पैटर्न बन रहा है ये एक यूनिवर्सल पैटर्न बन रहा है। इसमें समय, इसमें आप यूं कहोगे देश के हिसाब से, किसी की पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हिसाब से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका, कनाडा, डेवलपमेंट, डेवलपिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो कोलबर्ग का क्या पैटर्न बिल्कुल सेम है। एज के हिसाब से मोरल डेवलपमेंट होगा, एज के हिसाब से मोरल डेवलपमेंट होगा। और फिर क्या करेंगे, सिर्फ मर्दों में नैतिकता की बात करता है कोलबर्ग, और कोलबर्ग की जो नैतिकता है वो इथिक ऑफ जस्टिस टाइप की मॉरलिटी है, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसको हम जिसके लिए पैरामीटर बने हुए हैं। ये जो कैरोल गिलिगन की मॉरलिटी है उसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसको नापने का कोई हमारे पास शब्द, नापने के लिए कोई कीमत नहीं है, क्योंकि देखभाल हो। ठीक है। और इसका कोई एज का फैक्टर नहीं है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, इसका कोई यूनिवर्सल पैटर्न नहीं, यूनिवर्सल पैटर्न भी नहीं है। हाँ जी, हाँ, मेल डोमिनेंट कोलबर्ग की है और इसकी फीमेल से जुड़ी हुई। हाँ, इसकी फीमेल में मोरलिटी की बात बता रहा ना, आप एग्जांपल फीमेल के लिए ना इसमें। चलो ओके, इतना ही पढ़ेंगे।